ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ देखा था दोनों टाइप के सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड एंड लिक्विड के लिए भी और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए भी। अगर दोनों लिक्विड सॉल्यूशन होंगे तो दोनों के ही वेपर्स ऊपर जाएंगे और प्रेशर दोनों के कारण होगा। वैसे ही सॉलिड एंड लिक्विड में अगर आपका सॉलिड नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर्स को बनने का सवाल नहीं उठता, तो सिर्फ लिक्विड के वेपर्स होंगे, यानी कि सॉल्वेंट के ही वेपर्स होंगे और वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और हमने ये देखा था कि ये वेपर प्रेशर आपके सॉल्वेंट से कम होता है। प्योर सॉल्वेंट अगर अपन लें उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उसमें अब कुछ सरफेस में जगह सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी लेंगे। ठीक है, जो हमारा डायग्राम था ये वाला, इससे हमको समझ में आ रहा था ना कि प्योर सॉल्वेंट है तो पूरे के पूरे सरफेस में मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ही होंगे, इसलिए वेपर्स भी सॉल्वेंट के ही होंगे और ज्यादा होंगे। बट जब सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन में कुछ जगह आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में भी रहेंगी जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो वो वेपराइज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको वेपर्स कम दिख रहे हैं। तो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल अपन देखे थे। आज अपन बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे मतलब राउल्स लॉ का जो ग्राफ है उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। क्या था राउल्स लॉ का लॉ या जो ग्राफ था, कुछ इस तरह से हमने दो एक्स एक्सिस दो वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस बनाया था। यहाँ पे हमने लिया था प्रेशर दो जगह पे, यहाँ था हमारा मोल फ्रैक्शन, और एक लिक्विड के लिए आपका लाइन कुछ ऐसा बन रहा था, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1, एंड दूसरे लिक्विड के लिए P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2। ये था और ये दोनों का आपका टोटल हो जाएगा। देखो मैंने जान करके ना एक को नीचे बनाया है, एक को थोड़ा ऊपर बनाया है, क्योंकि दोनों लिक्विड एक जैसे तो होंगी नहीं। तो दोनों लिक्विड अगर नेचर अलग अलग है तो दोनों का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। प्योर वाला यानी कि P1 नॉट P2 नॉट कभी बराबर नहीं होगा अगर वो दो लिक्विड है तो। इफ दे आर टू डिफरेंट लिक्विड्स तो उनका P1 यानी कि उनका प्योर सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ऊपर नीचे रखा। एक को लोअर किया तो दूसरे को हायर करो, या इसको लोअर करो तो उसको हायर करो। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन लिक्विड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर नहीं करता है तो नॉन आइडियल कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है हर कंडीशन पे तो उसे हम आइडियल बोल रहे हैं, और अगर वो नहीं करेगा तो नॉन आइडियल बोलेंगे। तब उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू तो ये है आइडियल वैल्यू, हो सकता है उससे हो सकता है ज्यादा मिले या उससे कम है, उससे ज्यादा मिले या उससे कम है, उससे ज्यादा या उससे कम। समझ रहे हो? मतलब अगर ये लाइन आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो हो सकता है इसके ऊपर वाली आप ड्रॉ करोगे या इसके नीचे वाली ड्रॉ करोगे, कोई ऑप्शन है। अगर वो कर दिए तो आपका आइडियल हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि आप राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हो स्ट्रेट लाइन। बट अगर नहीं तो हो सकता है आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आपका सॉल्यूशन दे रहा है या उससे कम वैल्यू दे रहा है। समझ रहे? एक्सपेक्टेड मतलब ये आइडियल वैल्यू, और अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो वो हो सकता है उस आइडियल से ज्यादा वैल्यू शो कर रहा होगा वेपर प्रेशर की या कम कर रहा होगा। समझ रहे? मतलब आइडियल मैंने मान लो आपको सेट कर दिया कि आप सबका केमिस्ट्री में 100 में से 80 मार्क्स आना चाहिए, ये आइडियल वैल्यू है। अब जिन्होंने इसको फॉलो किया वो आइडियल बच्चा है, इसका 80 आ गया वो आइडियल है। जिसका 80 के ऊपर आया, मतलब अगर 80 नहीं आया तो दो ही ऑप्शन है, या तो 80 के ऊपर आएगा या तो 80 के नीचे आएगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो 80 के ऊपर आया उसको मैं कहूंगा वो भी खैर अच्छा बच्चा है, तो और अच्छा बच्चा है, बट इस केस के अपन क्या बोलेंगे उसको? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू आइडियल वैल्यू से उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन। और अगर आइडियल वैल्यू से कम वैल्यू है, 60 मार्क्स है फॉर एग्जांपल, तो आपका ये क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन।
पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। एंड बाय पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट मीन कि वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। वो आइडियल बिहेवियर से ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल बिहेवियर से कम वैल्यू शो कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। समझ गए? चलो तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं अपन। कैसे हुए? तो पहला आपका डेफिनेशन क्लियर है, देखो, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आप सॉल्यूट को कम, पहले कम क्वांटिटी में रखो, सॉल्वेंट ज्यादा रखो, धीरे धीरे सॉल्यूट क्वांटिटी बढ़ाओ, तो हर समय में आपका जो टोटल प्रेशर है ना वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। जब मैं राउल्स लॉ बोल रहा हूं, उसका राउल्स लॉ का मतलब क्या है? P total is equals to P1 not x1 plus P2 not x2। समझ रहे हो? ये तो है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जहां पे आपका P1 not x1 क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड P2 not x2 क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। दोनों का सम करूंगा तो टोटल आपका ये आएगा, जिसका स्ट्रेट लाइन ऊपर से ऐसा बना, इसका एक स्ट्रेट लाइन था, इसका दूसरा स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो यही तो राउल्स लॉ है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का अगर ये लॉ फॉलो हो रहा है तो अपन उसको आइडियल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखना, द आइडियल सॉल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है उसका चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है और उसका चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होता है। ये मिक्स का मतलब क्या है? आप दो चीजों को मिक्स करके तो सॉल्यूशन बनाओगे ना, उसके क्या लिख दिया अपन? मिक्स लिख। और डेल एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने एक लिक्विड 1 लिया 30 ml, लिक्विड 2 लिया 70 ml। बता रहा क्या बोल रहा हूं मैं? लिक्विड 1 आपका 30 ml है, ये सॉल्यूट हो जाएगा, जो कम क्वांटिटी में लिया जा रहा है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो 70 ml वाला आपका क्या है? सॉल्वेंट है। 30 ml वाला क्या है? आपका सॉल्यूट है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, तो अब ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 100। ये तो एक बेसिक थिंकिंग है ना हमारी। अगर मैं 30 ml ये ले रहा हूँ, 70 ml ये ले रहा हूँ, तो मिलने के बाद वो 100 ml होना चाहिए, उसका वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए। बट ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन फोर्स इतना बढ़ जाता है दोनों लिक्विड में कि वॉल्यूम कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और अगर अट्रैक्शन लेवल कम है तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो मेरा एक लिक्विड है ए, लिक्विड ए, और दूसरा लिक्विड है लिक्विड बी। ध्यान से समझ रहा है इस चीज को ना। एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। अब लिक्विड ए में ए के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़े होंगे, इसको मैं कहूंगा ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। वैसे ही बी लिक्विड में बी के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होंगे, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं ना वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही एक लिक्विड ए, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, बी वाले के भी आपस में जुड़े होंगे। अब जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा और सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो अब आपके पास तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, और ए बी होगा, ठीक है? तो मिक्स हो गए ना। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, मतलब जितना मिक्स होने से पहले अट्रैक्टिव फोर्स था ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, उतना ही मिक्स होने के बाद अगर ए बी के बीच में भी उतनी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आप बोलोगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ध्यान से समझना। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता, ये वीकर होगा, सोचो एक बात ना, मान लो मिक्सिंग करने के बाद जो ए बी बन रहा है ना, इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है, और ये पहले मिक्सिंग के पहले वो स्ट्रॉन्गर था, तो अब क्या होगा? मिक्सिंग होने के बाद वीकर अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण आराम से वेपर बनेंगे। अगर ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये जल्दी नहीं टूटेगा। क्या बोलते हो? ए का स्ट्रॉन्ग था, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, बी का भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, बट जब दोनों को मिक्स करके ए बी बनाया तब ये थोड़ा वीक बॉन्डिंग बना, तो इससे क्या होगा?
ए और बी आराम से एक दूसरे की बॉन्ड को तोड़ेंगे और वेपर बन के उड़ जाएंगे। समझ रहे? मतलब जब वो अकेले थे ना तब उनका वेपर उतना जल्दी नहीं बन रहा था क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर था। बट जब वो मिक्स हुए ना तो वो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा वीकर हो गया, जिसके कारण अब वो आराम से वेपर बना पा रहे हैं। इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आप अगर दोनों के इंडिविजुअल को ऐड करोगे ना, P नॉट ए एक्स ए, P नॉट बी एक्स बी, और आपका P टोटल सॉल्यूशन बनने के बाद this will be greater than the sum of PA and PB। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? This is PB according to Raoult's law, this is PA according to Raoult's law। क्योंकि इन लिक्विड का अकेले में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, तो जो भी अट्रैक्शन फोर्स था हमने उसके हिसाब से प्रेशर निकाल दिया राउल्ट्स लॉ से। जब इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए ना, तो क्योंकि ये वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स था ये थोड़ा वीकर था, उसके कारण क्या हुआ, आराम से ए और बी, जितना आराम से वो यहां नहीं निकल पा रहे थे ना, पेपर नहीं बना पा रहे थे, उतना आराम से वो यहाँ पेपर बना पा रहे हैं। तो आपको पता है जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? आप फुगे में जितनी ज्यादा हवा भरोगे उतना ज्यादा उसके वॉल्स में प्रेशर बढ़ेगा ना, और फटने का डर रहेगा। बस वही चीज यहाँ पे भी, जितने ज्यादा वेपर्स होंगे ना उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सॉरी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है, इसलिए P टोटल जो हमें मिलेगा सॉल्यूशन बनाने के बाद, दैट विल बी हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी राउल्ट्स लॉ के हिसाब से? इन दोनों का एडिशन। बट क्योंकि बॉन्ड वीक निकली मिलने के बाद, इसलिए P टोटल कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन PA प्लस P। और अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा? लेस हो जाएगा। मतलब उल्टा मतलब क्या? ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया अगर इससे, मतलब अब आप ये मान के चलो कि ए का अट्रैक्शन फोर्स ऐसा था, बीबी का अट्रैक्शन फोर्स भी ऐसा था, पर जब दोनों को मिक्स किया गया तो AB का अट्रैक्शन फोर्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है? तो अब AB विल फील डिफिकल्ट टू लीव एंड बिकम वेपर। स्ट्रॉन्गर हो गया ना अट्रैक्टिव फोर्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ए और बी आसानी से नहीं निकल पाएंगे, वेपर नहीं बन पाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो उस केस में आपका P टोटल जो है वो PA प्लस PB से छोटा आएगा। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये दोनों ही कंडीशन ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ये अगर दोनों बराबर होते ना, इक्वल होता ना, तो ये आपकी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। समझ रहे हो? अक्षिता, हरिता, तान्या। तो एक तो ये हो गया डेल वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो जाहिर सी बात है, अगर मिलाने के बाद भी वॉल्यूम सेम है ना, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स सेम है। ए बीबी का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वही अट्रैक्टिव फोर्स AB का भी है, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। पर अगर आपका AB अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हो गया ना तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? AB अट्रैक्टिव फोर्स अगर ग्रेटर है तो अब वो अट्रैक्ट करके पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। तो अब आपका डेल V 0 नहीं आएगा। समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? अब आपका वॉल्यूम छोटा हो गया, मतलब डेल V नेगेटिव हो जाएगा। पहले ज्यादा था वॉल्यूम अलग अलग में, मिक्स करने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो पास पास आ गए, उससे वॉल्यूम कम हो गया ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। अगर दोनों के बीच में स्पेस, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो दोनों कम जगह लेंगे, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है तो वो ज्यादा जगह लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में डेल V मिक्स 0 होना चाहिए, बट नॉन आइडियल केस में वो 0 नहीं होता। डेल्टा H मिक्स का मतलब क्या है? दोनों लिक्विड मिलाने के बाद ना हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए ना हीट रिलीज होनी चाहिए। उस केस में आप बोलोगे कि डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो ये तो आइडियल केस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? ओके, इट मींस that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed। ये इसके बारे में बात होगी। del H mix 0 तभी होगा ना जब कोई हीट ना एब्सॉर्ब हो रही है ना इवॉल्व हो रही है।
तो डेल्टा एच मिक्स 0 हो जाएगा। और इसके बारे में अगले लाइन में लिखा हुआ है ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स 30 प्लस 70 100। अगर ये 100 से कम ज्यादा हुआ तो चेंज 0 नहीं आएगा, क्योंकि पहले दोनों को ऐड किया तो 100 हुआ, अब दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम देखे तो 70 हो गया, मतलब अब तो ये -30 हो गया ना। चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल -30 का चेंज हो गया, समझ रहे हैं? इसको पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल मैं आपको समझा दिया, उसको बस रीड करते हैं ना। At molecular level, ideal behavior of the solution can be explained by considering two components A and B। मैंने पीछे लिया था A और B दो component, एक liquid A एक liquid B, ठीक है। In pure components, the intermolecular attractive interaction will be types AA-BB। जब तक A और B अलग अलग है ना, तब तक इसका attractive force AA और B वाले का attractive force BB, ठीक है। Now, whereas in the binary solution, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बन गया। whereas in the binary solution in addition to these two interaction, अभी भी ऐसा थोड़ा कि जब आपने दोनों को मिक्स किया तो हर मॉलिक्यूल आपस में AB ही होगा, अभी भी AA होगा BB होगा और साथ में AB भी होगा। इसलिए लिखा है कि in addition to these two interactions third type of interaction also be present। समझ गए? ये पैराग्राफ क्लियर है सबको, है ना? अब देखो, if the intermolecular attractive force between AA and BB are nearly equal to those between AB, अगर attractive force पहले वाला और आफ्टर मिक्सिंग वाला सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो आइडियल बिहेवियर ही शो करेगा, ठीक है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे? मतलब P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। एक एग्जांपल है, हालांकि आइडियल सॉल्यूशन थोड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं, बट तब भी कुछ एग्जांपल है जो नियरली आइडियल है। एक है सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ये क्या होता है हेक्सेन हेप्टेन? एल्केन्स है ना दोनों, एक 6 कार्बन का एल्केन है हेक्सेन और हेप्टेन आपका 7 कार्बन का एल्केन, ठीक है। ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन ये भी एक एग्जांपल है, इन दोनों को मिक्स कर दो तो इट विल नियरली बिहेव लाइक एन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन क्या होता है आपका, दिस इज बेंजीन, एक हेक्सागोनल रिंग, बीच में एक सर्कल वगैरह लगा दो या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दो, ये आपका बेंजीन है। और टोलुइन क्या होता है, इसी बेंजीन रिंग में एक अगर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो दिस विल बी टोलुइन। समझ गए? तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल की बात करते हैं, क्योंकि अगर 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 आइडियल नहीं है तो नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल में दो केसेस होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले, या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू शो कर रहा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू शो कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal। डेफिनेशन क्लियर है नॉन आइडियल की? वहां पे ये डज नॉट नहीं रहता था आइडियल वाले में, ठीक है। फिर द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर, क्योंकि वो इक्वल तो नहीं है दोनों के टोटल के, या तो वो उससे हायर होगा या तो वो उससे लोअर होगा। दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्स, जो राउल्स का प्रेडिक्ट कर रहा है उस वैल्यू से या तो हायर वैल्यू शो कर रहा होगा या तो लोअर वैल्यू शो कर रहा होगा। इफ इट इज हायर, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को ऐड करके ज्यादा आ रहा है, इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, and if it is lower the solution exhibit negative deviation from Raoult's law। ठीक है, तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये उनके ग्राफ है। यहां से देखना, पहले ये वाला लाइन देखो, आपको जो डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये मेरा राउल्स लॉ का लाइन है, याद है पिछले क्लास में हमने ग्राफ देखा था, ये राउल्स लॉ का बिहेवियर है। दिस इज आल्सो द बिहेवियर ऑफ राउल्स लॉ। पर अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो या तो वो बिहेवियर के ऊपर वाली वैल्यू शो करेगा, देखो सब ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ये पॉजिटिव डेविएशन, या फिर वो नेगेटिव मतलब कि लो वैल्यू शो करेगा, तो सब नीचे की तरफ।
समझ में आ रहा है? या तो ऐड करके टोटल एक्सपेक्टेड टोटल से ज्यादा आ रहा होगा, या तो ऐड करके टोटल एक्सपेक्टेड टोटल से कम आ रहा होगा। तो दोनों ही केस में वो नॉन आइडियल ही कहलाएगा। बस फर्क कितना है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि उसका वेपर प्रेशर नेगेटिव है, वो आइडियल बिहेवियर से कम वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव बोला। समझ गए? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपका मार्क्स 80 से कम आया तो नेगेटिव डेविएशन, आपका मार्क्स नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, समझ रहे? और अगर 80 से ऊपर आया तो पॉजिटिव डेविएशन। तो हमने बेंचमार्क सेट किया था, उससे ज्यादा वैल्यू है तो पॉजिटिव डेविएशन, उससे कम है तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर है सबको? पक्का? तो आइडियल का ग्राफ के लिए हम ये सब कर्व नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। और नॉन आइडियल के लिए कर्व आएगा, या तो आइडियल ऊपर आएगा कर्व, सबके सब स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर्व आएगा, या तो सब स्ट्रेट लाइन के नीचे कर्व आएगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ग्राफ देख के समझ जाएंगे ना कि पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ कौन सा है और नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ कौन सा है। तो अब दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों में फर्क क्या है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या अट्रैक्टिव फोर्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो हम बात कर चुके हैं। तो रीड करते हैं, ध्यान से समझना। The cause for these deviation lie in the nature of interaction at the molecular level. Molecular level में जो interaction हो रहे हैं ना, वो रीजन है नॉन आइडियल बिहेवियर का। मतलब AB interaction are stronger than AABB, या AB interactions are weaker than AABB। बराबर होंगे तो आइडियल। क्लियर है? तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, AB इंटरेक्शन आर वीकर। ये समझ में आ रहा है क्यों वीकर? वीकर होंगे तब तो आराम से वेपर बनेंगे, आराम से वेपर बनेंगे तब तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तब तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसमें आपका AB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर वीकर होता है AA और BB से। मतलब लिक्विड को मिक्स करने से पहले, लिक्विड को मिक्स करने से पहले दोनों का आपस में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर था, मिक्स करने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स वीकर हो गया, जिसके कारण आराम से वेपर बने, ज्यादा बने, इससे वेपर प्रेशर ज्यादा। So in case of positive deviation from Raoult's law, AB interactions are weaker than those between AA or BB. That is, in this case, the intermolecular attractive forces between the solute-solvent molecules are weaker than those between solute-solute and solvent-solvent. AA, BB. Okay? This means that in such solution, molecules of A or B will find it easier to escape. अब उनका बॉन्ड वीक हो गया है, तो they will find easier to break the bond and to escape as vapor. जो मैं आपको पीछे बताया है पूरा उसी को समझाया लेना था। तो the molecules of A or B will find it easier to escape than in pure state. क्योंकि प्योर स्टेट में उनका अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर था, बट AB बनने के बाद उनका अट्रैक्टिव फोर्स वीकर हो गया है, they can easily leave each other and can go in the form of vapor. ठीक है? This will increase the vapor pressure and result in positive deviation. क्लियर है? एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में आ रहा है अक्षिता? नेगेटिव डेविएशन में जस्ट उल्टा होगा, AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि ऐसा एक क्वेश्चन लेके कि कहां स्ट्रॉन्गर हो रहा है, कहां वीकर हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जांपल देखो, मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन क्या होता है? इथेनॉल एक अल्कोहल है, दो कार्बन का अल्कोहल है। ईथ है ना, देखो ईथ का मतलब दो कार्बन, और अल्कोहल है मतलब यहाँ पे OH लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज इथेनॉल। और एसीटोन क्या होता है? इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर। तो अगर मैं दोनों का फार्मूला बनाऊं तो दोनों का फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, देखना ये हो गया आपका CH3CH2OH। दिस इज इथेनॉल, दो कार्बन का अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा क्या मतलब है? एसीटोन। तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इतना तो बेसिक आप लोग को पता होना चाहिए ना।
आप लोगों ने ऑलरेडी कीटोन एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा हुआ है, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा आपका एसीटोन, ये होगा आपका अल्कोहल, ठीक है। क्या लिखा है देखो इसके बारे में, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर, इन दिस मैनर मतलब दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। होता क्या है दोनों में देखो, इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक इथेनॉल का दूसरे इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे? देखो, ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये पहला मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख रहे हो? This molecule is attracted to another ethanol molecule via hydrogen bonding. Are clear? है ना? But on adding acetone, its molecules get in between the host molecule. अगर आपने एसीटोन डाला ना इन दोनों की यहाँ पे इथेनॉल में, तो ये मॉलिक्यूल ना इन दोनों के बीच में आता है। On adding acetone, its molecule get in between the host molecules and break some of the hydrogen bonds. समझ रहे? Between them. Due to weakening of, तो ये हो गया ना weakening of interaction. पहले इथेनॉल के मॉलिक्यूल में अच्छा खासा अट्रैक्टिव फोर्स था, एसीटोन ने बीच में आके उनका अट्रैक्टिव फोर्स वीकर कर दिया। समझ गए? यही तो ए और ये बी है, समझ रहे? ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था, बट इसको डालने के बाद ए बी इंटरेक्शन वीकर हो गया, रिजल्टिंग इन मोर वेपर्स, दैट इज मोर वेपर प्रेशर। एक और एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का, CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन अगेन नहीं। ये भी एक एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। नेगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं, नेगेटिव का जस्ट ऑपोजिट होगा, फटाफट देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। In case of negative deviation from Raoult's law, the intermolecular attractive forces between AA and BB are weaker. अब मिलने से पहले वो वीकर थे, मिलने के बाद वो स्ट्रॉन्गर हो गए, तो अब A और B will not find it easier to escape, तो अब वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। अभी तक पॉजिटिव डेविएशन था, अब नेगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तीन लाइन में खींचा नहीं, ये राउल्ट्स लॉ, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन, समझ गए? तो एन एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन क्या होता है, देखो ये होता है आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग में OH लग जाता है, दिस इज फिनॉल, और एनिलीन होता है आपका बेंजीन रिंग में अमाइन, अमोनिया तो पूरा NH3 हो जाएगा, NH2 को NH3 तो नहीं लग सकता ना, एक हाइड्रोजन तो हटेगा, NH3 मतलब वो तो एक कंप्लीट कंपाउंड हो गया। इफ इट वांट टू अटैच विद बेंजीन तो एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा उसको, अमाइन। दिस इज एनिलीन, दिस इज फिनॉल। इसमें क्या होगा देखो, इन दिस केस द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन, ये एक फिनॉल और दूसरा फिनॉल, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी, एक फिनोलिक प्रोटॉन है एंड लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम ऑफ, देखो एक फिनॉल और दूसरे फिनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होगी पहले, एक फिनॉल और दूसरे फिनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होगी, बट मिक्सिंग करने के बाद क्या हुआ, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, इन दोनों की जो बॉन्डिंग बनी ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज के साथ बॉन्डिंग बना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में नेगेटिव ही है, तो ये जो बॉन्ड बनेगी ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी इन कंपैरिजन टू दिस। और ये कब बन रही है, जब आप फिनॉल और एनिलीन को मिक्स कर रहे हो, फिनॉल का H पॉजिटिव एनिलीन के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना,
पहले भी OH एक फिनॉल दूसरा फिनॉल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, पर वो कैसी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी? H और O के बीच में, लाइक दिस। समझ आ रहा है? ये OH के आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिक्सिंग के पहले, मिक्सिंग के बाद H और इलेक्ट्रॉन पेयर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, जिसके कारण अब वेपर जो है वो कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा, नेगेटिव रेडिएशन। समझ गए? एक और एग्जांपल है नीचे, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जब क्लोरोफॉर्म अकेला है ना तो क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, पर जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। समझ गए? तो ये बात हो गई आइडियल एंड नॉन आइडियल की। ठीक है, ये दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, द वन व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ इज आइडियल एंड द वन व्हिच डू नॉट इज नॉन आइडियल। और अगर नॉन आइडियल नहीं है तो वो आइदर आइडियल से ज्यादा वैल्यू शो कर रहा होगा अगर वीकर अट्रैक्शन है, और अगर लोअर वैल्यू शो कर रहा है तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग। तो रटना नहीं ना, तो समझ लो तो याद रहेगा कि मिक्सिंग के बाद अगर फोर्स वीकर हो रहा है तभी तो वेपर ज्यादा बनेंगे और प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्टिव फोर्स वीकर हो जाता है, बट नेगेटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये रटना नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ। क्लियर है? आलिया, हल्का, अंशिका, अंशिका क्लियर है आपको? यहाँ तक हमने पढ़ा था पहले कि जो अपन रिपीट किए थी क्लास में। अब अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज एज़ोट्रॉप्स, या इसको अपन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। अभी तक हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको याद है प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता था? अगर आपकी दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, इफ यू हैव टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स हो जाए, नॉट लाइक ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होते ना आपस में, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल यूज करते थे कि ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, हम पानी को अलग कर लेंगे। दैट प्रोसेस वाज नोन एज सेपरेटिंग बाय अ सेपरेटिंग फनल। बट अल्कोहल और वाटर ये दोनों आपके मिसिबल लिक्विड्स हैं इन एनी प्रोपोर्शन। आप अल्कोहल कितना ज्यादा भी ले लो, पानी कितना भी कम ले लो, या पानी कितना ज्यादा ले लो, अल्कोहल कम ले लो, या दोनों को बराबर ले लो, किसी भी प्रोपोर्शन में अल्कोहल और वाटर आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। एंड दीज मिक्सचर्स आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं अपन? मिसिबल लिक्विड्स। तो इनको कैसे अलग करेंगे? यहाँ तो वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स हो चुके हैं। हाँ, अगर अलग अलग लेयर में होते तो अपन सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेते, पर अब ये तो सब मिक्स हो चुके हैं मॉलिक्यूल आपस में, तो अब आप अल्कोहल को पानी से कैसे अलग करोगे? तो उसके लिए हम करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन, जहां आप दोनों के मिक्सचर को हीट करते थे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवैपोरेट होके बॉइल होके बाहर आ जाएगा एज अ वेपर, उसको कंडेंस करा लो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, अलग हो गया। और जो दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हायर होगा, तो वो अभी तक बॉइल होना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है टेक्निक? बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, दे आर आल्सो द मिसिबल मिक्सचर्स। दो लिक्विड्स के मिसिबल मिक्सचर्स, बट इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। इसका एकमात्र कारण है कि ये मिक्सचर एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है, जो कि मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक के ऑपोजिट है। मिक्सचर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए ना तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी खोते नहीं है, दोनों अपनी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे अल्कोहल और वाटर को मैंने मिक्स किया था, तो अल्कोहल का अगर लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है और वाटर का 100 डिग्री है, तो अल्कोहल 70 डिग्री पे ही बॉइल होगा और वाटर 100 डिग्री पे ही बॉइल होगा। वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं, ये मिक्सचर की खासियत होती है। जबकि कंपाउंड का तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। ऐसा नहीं कि H2 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होगा और O2 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होगा, ऐसा नहीं होता कंपाउंड में।
बट मिक्सचर में द कंपोनेंट्स हैव देयर ओन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर आप सोचो कि मैं अल्कोहल और वाटर को बॉईल करूंगा तो पहले अल्कोहल बॉईल होगा, बाद में वाटर बॉईल होगा, ऐसा हमारा आज तक का मानना है। बट एजियोट्रॉप मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे टाइप के मिक्सचर हैं जिनका एक ही बॉइलिंग पॉइंट है। दे आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स व्हिच बॉईल एट सिंगल टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर में ये बॉईल होते हैं, नॉट इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर लाइक अदर मिक्सचर्स डू। ठीक है, बट इनकी भी एक खास बात है कि कुछ कुछ प्रपोर्शन में ही ये ऐसा बिहेव करते हैं। अदरवाइज दे आल्सो विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल मिक्सचर, बट कुछ प्रपोर्शन में ये ऐसा बिहेव करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर अपन पीछे आएंगे। ये एग्जांपल में आपको ध्यान देना, तो फिगर दिखा है, सब लिखा हुआ नंबर्स विजिबल है ना? अब देखो, ध्यान से देखना, ये रहा मेरा अल्कोहल C2H5OH, और ये रहा पानी। मैंने बोला अभी तक अल्कोहल और पानी मिक्सेबल लिक्विड्स हैं और हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। पर अगर आपने अल्कोहल को 95.37% लिया और रेस्ट कितना, चार कुछ 4.63% बचे, उतना आपने पानी लिया। अगर आपने ये कॉम्पोजिशन लिया बाय वेट, देन इट विल बिहेव लाइक एन एजियोट्रॉप। और क्या होगा उसके साथ? ये वाटर का खुद का बॉइलिंग पॉइंट है, ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, बट नाउ दिस मिक्सचर विल बॉइल एट अनदर टेम्परेचर जो दोनों से ही कम है। हम ध्यान से देखो, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, बट मिक्सचर विल बॉइल एट 351.15 जो कि इन दोनों से ही कम है। समझ रहे? This is the constant boiling point of this mixture when taken in this proportion. अगर आपने अल्कोहल वाटर को इस प्रपोर्शन में लिया, देन आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ बोथ विल स्टार्ट बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर। कैसे अलग करोगे? दोनों के वेपर्स, हाँ, पर अपन तो एजियोट्रॉप की बात कर ना। अल्टीमेटली पॉइंट ये कि एजियोट्रॉप्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, आप कंपोजिशन बिगाड़ दो, ये मत रखो कंपोजिशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसको, इस कंपोजिशन को मत रखिए, तो वो फिर नॉर्मल मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। अल्कोहल इस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट करेगा और पानी इस टेम्परेचर पे। समझ रहे हैं? पक्का? ये वैल्यू से समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ओनली एट दिस प्रपोर्शन। वंशिका समझ में आ रहा है? Yes. एक और ना नीचे वाला एग्जांपल देखो। फर्स्ट, अगर आपने वाटर और HCl को, ये भी मिक्सचर है, वाटर एंड HCl इज अ मिक्सचर, इसको अगर आपने इस प्रपोर्शन में लिया, यानी कि HCl को 20.3% लिया बाय वेट और बाकी का जो 79.7% है वो आपने वाटर लिया। समझ रहे हैं? तो अब जो मिक्सचर बनेगा उसको भी अपन एजियोट्रॉप ही बोलेंगे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। समझ रहे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन होता है, बट अब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन हो गया, जो कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स क्लियर है दोनों, है ना? तो दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम ऑफ बोथ, एंड मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम ऑफ बोथ। समझ रहे? और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। मान लो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो पहले मैं इवेपोरेट होना चालू करूंगा, पहले मेरे वेपर्स बनना चालू हो जाएंगे और मैं जगह घेर लूंगा ना वेपर ऊपर स्पीकर में,
अल्टीमेटली मेरे वेपर्स ज्यादा हो गए तो मेरे कारण वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना वो पहले बॉइल करके जगह ले लेगा ऊपर, बीकर तो क्लोज है ना, मैं पहले बॉइल होकर फटाफट जगह ले लूंगा, आप बॉइल होना स्टार्ट किए जब तक आधे से ज्यादा जगह मैं ऑक्यूपाई कर चुका हूं। तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर का रीडिंग आएगा मैनोमीटर में उसमें मेरे कारण प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम था, मैं पहले बॉइल होकर वेपर बनना चालू कर दिया, आप लेट किए, समझ गए, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप करस्पॉन्ड्स टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब पॉजिटिव डेविएशन, रिलेट करो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था, आइडियल से ज्यादा प्रेशर शो करना। तो मिनिमम बॉइलिंग मोर वेपर प्रेशर यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं बट ओनली एट सम फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉम्पोजिशन ले लिए और वो एजियोट्रॉप कर दिए उसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अदर देन दीज कॉम्पोजिशन दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल मिक्सचर, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में बॉइल होंगे, समझ गए। Some liquids on mixing form azeotrophs which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase। मतलब ऊपर दोनों के वेपर्स भी साथ में रहेंगे, नीचे दोनों के लिक्विड्स भी साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी एक ही लिक्विड वेपराइज हो रहा है तो ऊपर उसी के वेपर्स है, दूसरा लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा नहीं है तो उसके वेपर्स कहां से आएंगे, समझ गए। तो एजियोट्रॉप में दोनों के मॉलिक्यूल्स साथ में ही इवैपोरेट होना चालू करते हैं, इसलिए उनका कंपोजिशन वेपर फेज में ही बराबर रहेगा और लिक्विड फेज में ही बराबर है, समझ गया। क्या लिखा हुआ है कि हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉईल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता था अभी तक जो हम पढ़े क्लास 9 में कि मिक्सचर्स अपने कैरेक्टरिस्टिक को या अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं। वाटर विल बॉईल एट its boiling point only and HCl will boil at its boiling point only। दोनों को मिक्स करोगे तो भी, पर अगर आपने कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन में मिक्स किया उसको तो वो एजियोट्रॉप बन जाएगा और उस केस में दोनों मिलके एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। तो अब आप नहीं अलग कर पाओगे ना उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तो मेन फंडा ही ये है कि दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होने वाले, तो आपको टाइम मिल जाएगा अलग अलग करने का। एक पेपर बन के ऊपर आता रहेगा, उस समय दूसरा वाला लिक्विड होकर बॉइल होता रहेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है, उतने देर में तो पहला वाला वेपर बन के बाहर भी आ जाएगा, हो गया अलग अलग, समझ गए। In such cases, it is not possible to separate the component by fractional distillation. Clear? Second point. Third point. तो ऐसे दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। अब देखिए दोनों का एग्जांपल। The solutions which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling isotope। वो भी अपन देख लेंगे ऊपर टेबल में। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे एंड नेगेटिव, आपके जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बनाएंगे। क्लियर है? पक्का? विदाउट, ये अच्छा कंसेप्ट है आइसोट्रॉप, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अगला चैप्टर के टॉपिक पे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलार मास। मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ना, वो भी किसका हम निकालेंगे, सोल्यूट, ठीक है। पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, सोल्यूट की क्वांटिटी पे। आप लोगों को लोअरिंग याद है वेपर प्रेशर का, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने अपने पानी में 1 चम्मच नमक डाला और आपने 3 चम्मच नमक डाला तो मेरा वेपर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी कम लोअर होगी, आपकी ज्यादा होगी, याद है लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था। मतलब जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना उतना ज्यादा आपका वेपर प्रेशर कम होते चला जाएगा, और क्योंकि मैंने कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था इसलिए मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। आपके में लोअरिंग ज्यादा होगा, मेरे में लोअरिंग कम होगी क्योंकि मैंने कम सॉल्यूट डाला है और आपने ज्यादा सॉल्यूट डाला। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
lowering of vapor pressure is a property which is depending upon number of moles of solute, quantity of solute. That is why lowering of vapor pressure is a qualitative property. First, ठीक है? आप लोग जब 9th में थे ना तो आप लोग एक चीज पढ़ते थे कि प्योर और इम्प्योर चीज में फर्क कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? एक इम्प्योर वाटर है और एक प्योर वाटर है, मतलब प्योर वाटर में कुछ भी नहीं है और इम्प्योर वाटर में ना मैंने सॉल्ट डाल दिया है, दिखेंगे दोनों एक जैसे। कैसे पता करोगे कि कौन सा प्योर है कौन सा नमक वाला है? ठीक है, नहीं पता करना है ना, ठीक है, तो फिर कोई भी पता कर देगा। एग्जैक्टली, अगर आप दोनों को बॉईल करोगे ना तो प्योर वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, बट ये नमक वाला जो है ना पानी, ये 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ जाएगा। तो अगर वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं हो रहा तो समझ जाना वो पानी पॉल्यूटेड है, उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन है, मिक्स्ड है कुछ ना कुछ, और इट इज नॉट अ प्योर वाटर। तो ये एक अच्छा टेस्ट होता है किसी भी चीज की प्यूरिटी को चेक करने का। यू कैन चेक द प्यूरिटी ऑफ एनीथिंग बाय चेकिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉईल करके उस लिक्विड की प्यूरिटी को चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज बॉइलिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और नॉट। अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी डली हुई, समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या होता है, जितनी ज्यादा आप इम्प्यूरिटी डालोगे ना उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने ग्लास में 1 चम्मच नमक डाला है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के मान लो 105 डिग्री है, और सानिया ने 3 चम्मच नमक डाला है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ के 115 120 हो जाएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूट ज्यादा डाला है, मैंने सॉल्यूट कम डाला। तो अगेन ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या प्रॉपर्टी हुई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। एक वर्ड होता है एलिवेशन, एलिवेट होना, बढ़ना, और एक होता है डिप्रेशन, डाउन हो जाना। सुना है वर्ड डिप्रेशन? वहां वैल्यू कम होगी तो डिप्रेशन, वैल्यू बढ़ गई मतलब एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अनदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ही होती है द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्वेंट कितना कम ज्यादा लिया है आपने, आप सॉल्यूट कितना ज्यादा है कितना कम ले रहे हो, उस पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करेगी। वो एग्जांपल मैंने आपको बताया, रिलेटिव लोग रिलेटिव वर्ड अपन लगाए हैं, वो क्यों लगाया मैं बताऊंगा आपको। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो समझते हैं ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, समझ गए? जब तक प्योर वाटर था तो आराम से वेपर बन रहे थे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, पर आपने पानी में नमक डाल के सरफेस का कुछ पार्ट अब नमक ने कवर कर लिया है, जिसके कारण अब पूरे के पूरे वेपर्स अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर का कम हो जाना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature। का नेचर कैसा भी हो, वो पोलार हो वो नॉन पोलार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्वांटिटी कितना लिया ना उससे फर्क पड़ता है। irrespective of their nature related to the total number of particles present in the solution, ठीक है? क्लियर है प्रॉपर्टी? तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? फ्रॉम लैटिन को मींस टुगेदर एंड लिगैर मींस टू बाइंड, ठीक है? दो और प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। वाटर 0 डिग्री में फ्रीज होना स्टार्ट करता है, पर अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो अब वो नमक वाला पानी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कम होने का मतलब माइनस में चला जाएगा। हो सकता है अब वो वाला पानी, नमक वाला पानी -4 या -8 डिग्री पे फ्रीज होना चालू होगा। तो ऑन एडिंग सोल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर सकते हैं, समझ गए? फ्रीजिंग पॉइंट कम कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस
तो अपन पढ़े हैं ना ऑस्मोसिस। क्या चलो मैं जब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर लेंगे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपन नेक्स्ट क्लास से एक एक करके चारों प्रॉपर्टी पढ़ना चालू करेंगे, एक दिन में 2 प्रॉपर्टी, एक दिन में 2 प्रॉपर्टी। वैसे 2 दिन में अपन 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि इसका एक पार्ट और है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। हम कैसे इन प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम अपने सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब मैं आपको बोल दूंगा कि मैंने आपके सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डाला, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको कि मैंने कौन सा सॉल्यूट डाला। अगर बता दूंगा नाम तो आपको ऐसे ही मोलर मास निकाल लोगे उसका ऐड करके। अगर बता दिया वस्तु को कि मैंने आपके पानी में नमक डाला है NaCl, तो फिर वो फॉर्मूला क्या यूज करेगा, NaCl का ऐड कर लेगा ना, 23 Na का और 35.5 Cl का, तो दिस विल गिव मी 58.5 मोलर मास। तो सॉल्यूट का नाम नहीं पता रहेगा आपको, तो उसका मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे, चारों प्रॉपर्टी से एक एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम मोलर मास का। आज के इतना कर देते हैं। थैंक यू।